नमस्कार। भारत की नदियां, जो करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है, आज एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही हैं और ये संकट है जल प्रदूषण का। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या आखिर कितनी गंभीर है और हमारी इन जीवन देने वाली नदियों के अंदर आखिर छिपा क्या है। तो सवाल वही है, हमारी नदियों में आखिर छिपा क्या है? ऊपर से देखने पर पानी भले ही शांत लगे, लेकिन उसके नीचे एक ऐसी हकीकत है ना, जिसे देखकर शायद यकीन करना मुश्किल हो। और ये सच्चाई सच कहूं तो काफी चौंकाने वाली है। देखिए, पहली नजर में लगेगा कि ये कोई बर्फीली झील है, लेकिन ये बर्फ नहीं है। ये है दिल्ली के पास हमारी यमुना नदी, जो जहरीले इंडस्ट्रियल झाग की एक मोटी चादर में लिपटी हुई है। बस ये एक तस्वीर ही काफी है ये बताने के लिए कि संकट कितना गहरा है। हमारी नदियां सचमुच दम तोड़ रही हैं। यमुना की ये जो तस्वीर है ना, ये तो बस एक लक्षण है। असली बीमारी को समझने के लिए हमें प्रॉब्लम की जड़ तक जाना होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण, तो इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो पर्यावरण प्रदूषण तब होता है जब हमारी एक्टिविटीज, जैसे फैक्ट्री चलाना या शहर बसाना, ऐसी चीजें पैदा करती हैं जिन्हें हमारी प्रकृति खुद ब खुद संभाल नहीं पाती और उससे उसे नुकसान पहुंचने लगता है। बस इसी एक लाइन से ये सारी समस्या शुरू होती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये प्रॉब्लम इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है। इसके पीछे ना 4 बड़े कारण हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब फैक्ट्रियां जो धुआं और केमिकल छोड़ती हैं। फिर आता है शहरीकरण, जिस तरह से हमारे शहर फैल रहे हैं उससे पैदा होने वाला ढेर सारा कचरा। तीसरा है हमारी बढ़ती आबादी का दबाव। और चौथा, खेती करने के हमारे तरीके, जहां इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स सीधे बहकर हमारी नदियों में पहुंच जाते हैं। देखिए, प्रदूषण तो हवा और जमीन दोनों को ही प्रभावित करता है, लेकिन आज हम अपना फोकस उस एक चीज पर रखेंगे जिसके बिना जिंदगी मुमकिन ही नहीं है और जो आज सबसे बड़े खतरे में है, हमारा पानी। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि नदियों में ना खुद को साफ करने की एक नेचुरल कैपेसिटी होती है, लेकिन जब उसमें गंदगी और जहरीले पदार्थ इतने ज्यादा घुल जाते हैं कि नदी की वो क्षमता जवाब दे जाती है, बस तभी वो प्रदूषित हो जाती है। और दुख की बात यह है कि हम उस सीमा को कब का पार कर चुके हैं। तो आखिर हमारे पानी में घुल क्या रहा है? इसमें इंडस्ट्री से निकलने वाली जहरीली भारी धातुएं हैं, जैसे लेड और मरकरी। सीवेज से आने वाले खतरनाक बैक्टीरिया हैं, जिन्हें कॉलीफॉर्म कहते हैं। और कुछ मामलों में तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकले रेडियो एक्टिव कण तक पाए गए हैं। ये सब मिलकर हमारे पानी को एक धीमे जहर में बदल रहे हैं और इसका असर सीधा हमारी सेहत पर पड़ता है, और वो भी बहुत बुरी तरह से। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक आंकड़ा है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये आंकड़ा कहता है कि भारत में हर 4 में से 1 फैलने वाली बीमारी सिर्फ और सिर्फ गंदे पानी की वजह से होती है। सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक तरह की नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है। ये बीमारियां सुनने में शायद आम लगे, लेकिन ये जानलेवा हैं। डायरिया, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां, ये सब सीधे उस पानी से जुड़ी हैं जिसे लोग पीने पर मजबूर हैं, और ये हर साल लाखों लोगों की जान ले लेती हैं, खासकर बच्चों की। इस पूरी समस्या को और करीब से समझने के लिए चलिए भारत की 2 सबसे जरूरी और पवित्र नदियों पर नजर डालते हैं, गंगा और यमुना, जो आज खुद बहुत बड़े संकट में हैं। गंगा नदी के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो भारत के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरती है। इसका मतलब है करोड़ों लोगों की जिंदगी उस पर निर्भर है, और उन्हीं करोड़ों लोगों और हजारों फैक्ट्रियों का सारा कचरा भी आखिर में उसी में जाता है। इस भारी बोझ तले नदी का दम घुट रहा है। यहाँ अगर हम दोनों नदियों की तुलना करें तो साफ दिखता है, जहाँ एक तरफ गंगा कानपुर की लेदर इंडस्ट्रीज और बड़े शहरों के सीवेज से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ यमुना नदी दिल्ली से निकलने वाले भारी कचरे और हरियाणा यूपी द्वारा सिंचाई के लिए पानी खींच लिए जाने से लगभग एक नाले में बदल जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस बिगड़ती हालत को सुधारने के लिए कुछ हो भी रहा है? जवाब है हाँ। सरकार की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है नमामि गंगे कार्यक्रम। चलिए देखते हैं कि ये है क्या। इस कार्यक्रम का मकसद डबल है। पहला, गंगा की इकोलॉजिकल हेल्थ को वापस लाना, मतलब उसे इतना साफ करना कि वो फिर से एक जीती जागती सांस लेती हुई नदी बन सके।
और दूसरा उसके गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को बचाए रखना। और ये कोई एक तरफा प्लान नहीं है, बल्कि इसमें एक साथ कई मोर्चों पर काम हो रहा है। एक तरफ ये प्रदूषण के सोर्स पर अटैक करती है, जैसे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना और फैक्ट्रियों पर निगरानी रखना। दूसरी तरफ ये नदी को दोबारा सेहतमंद बनाने का काम करती है, जैसे सतह की सफाई करना और किनारों पर पेड़ लगाना। और इन सब के सेंटर में है लोगों में जागरूकता फैलाना। इस सब का जो अल्टीमेट गोल है वो सिर्फ कुछ समय के लिए सफाई करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा परमानेंट बदलाव लाना है जिसमें आम लोग भी एक्टिवली हिस्सा लें, ताकि नदी लंबे समय तक साफ और स्वस्थ रह सके। और देखिए, अपनी बात शुरू करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये एक सीधी और गंभीर चेतावनी है जो हमें बताती है कि ये मुद्दा कितना कितना बड़ा है। ये सिर्फ कोई फैक्ट नहीं है, ये हमारी सेहत और हमारे भविष्य से जुड़ा एक सीधा खतरा है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम 4 हिस्सों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस अदृश्य खतरे की, यानी वायु प्रदूषण की। फिर हम अनवरत शोर के बारे में जानेंगे। उसके बाद समझेंगे कचरे के संकट को, और आखिर में एक उम्मीद की किरण भी देखेंगे, नवीनीकरण की एक राह। तो चलिए हमारे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, ये अदृश्य खतरा यानी वायु प्रदूषण। ये एक ऐसा दुश्मन है जिसे हम हमेशा देख तो नहीं पाते, लेकिन इसके असर को हम सब महसूस जरूर करते हैं। अच्छा, तो ये वायु प्रदूषण आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो हमारी हवा में जब हानिकारक गैसें, धुआं और धूल मिट्टी बहुत ज्यादा मिल जाती है, बस वही वायु प्रदूषण है। सोचिए, जब कोई ट्रैफिक में फंसा होता है और चारों तरफ से गाड़ियों का धुआं आता है, असल में वो वायु प्रदूषण का ही सीधा सीधा अनुभव होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रदूषण आता कहाँ से है? तो देखिए, इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो हमारे शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी से ही जुड़े हैं, जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का कामकाज, माइनिंग यानी खनन की गतिविधियां, थर्मल पावर प्लांट और हाँ, जीवाश्मी ईंधन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें छोड़ता है। और इसका असर वो तो बहुत ही विनाशकारी होता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, प्रदूषित हवा सीधे सीधे इंसानी सेहत पर हमला करती है। इससे सांस से जुड़ी बीमारियां होती हैं, नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है और आंखों में जलन तो एक आम बात हो गई है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसका एक बड़ा उदाहरण है एसिड रेन। चलिए अब हवा से आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे खतरे पर आते हैं जो हमारे शहरों में लगातार बना रहता है, अनवरत शोर यानी कि ध्वनि प्रदूषण। ये एक ऐसा खतरा है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? लेकिन इस शोर को मापा कैसे जाता है और इसकी कीमत हम क्या चुका रहे हैं? क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि घर के पास चल रहे किसी कंस्ट्रक्शन का शोर हमारे तनाव को कितना बढ़ा देता है? आइए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसे डेसिबल या डीबी में मापा जाता है, और जैसे जैसे हमारे शहर बड़े हो रहे हैं, मशीनें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे शोर का लेवल भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और हमारी शांति वो कहीं खो सी गई है। यहाँ शहरी और प्राकृतिक आवाज़ों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ फैक्ट्रियों, गाड़ियों और लाउडस्पीकर का कान फोड़ू शोर है, तो दूसरी तरफ हवा, पानी और पक्षियों की वो सुकून देने वाली आवाज़ें। ये जो लगातार का शोर है ना, ये सिर्फ परेशान नहीं करता, बल्कि ये तनाव और सुनने की क्षमता में कमी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की वजह भी बनता है। अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले संकट पर, कचरे का संकट। ये एक ऐसी समस्या है जिसे हम अपनी सड़कों पर, अपने आसपास लगभग हर दिन देखते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारत के छोटे शहरों में सिर्फ 30 से 50% कचरा ही इकट्ठा किया जाता है। जरा सोचिए, जहां बड़े मेट्रो शहरों में ये रेट 90% तक है, वहीं छोटे शहरों में ये हाल है। इसका सीधा मतलब है कि लगभग आधा कचरा हमारी गलियों, नालों और नदियों में ही पड़ा रह जाता है, जो एक बहुत बड़े स्वास्थ्य संकट को दावत दे रहा है। और जब इस कचरे का सही से निपटान नहीं होता, तो एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है।
कचरा खुले में सार्वजनिक जमीनों पे फेंका जाता है। ये मक्खियों और चूहों को अपनी तरफ खींचता है और फिर ये अपने साथ हैजा, मलेरिया और डायरिया जैसी खतरनाक बीमारियां लेकर आते हैं। तो जब शहर इतने सारे दबावों का सामना कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या इससे उभरना मुमकिन भी है? क्या हम अपने शहरों को फिर से एक सेहतमंद और रहने लायक जगह बना सकते हैं? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो हमें समाधान की ओर ले जाता है। और इसका जवाब हमें एक असली कहानी में मिलता है। चलिए नवीनीकरण की एक राह देखते हैं, दौराला का केस स्टडी। ये एक उम्मीद की कहानी है जो दिखाती है कि हाँ, बदलाव बिल्कुल संभव है। तो इस बदलाव की नींव 3 चीज़ों पर रखी गई थी। पहली, समस्या की पहचान। केमिकल इंडस्ट्री के कचरे से जमीन का पानी जहरीला हो गया था। दूसरी, एक सिद्धांत अपनाया गया, प्रदूषक भुगतान करेगा। मतलब जो प्रदूषण फैलाएगा उसे साफ करने का खर्च भी वही उठाएगा। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, एक एनजीओ, इंडस्ट्री और सरकार के बीच एक मजबूत साझेदारी बनी। इस साझेदारी ने मिलकर कुछ ठोस कदम उठाए। सबसे पहले गांव के गंदे तालाब को पूरी तरह साफ किया गया। फिर बारिश के पानी को बचाने के लिए एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया। लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए 900 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई और उस पूरे इलाके में फिर से जान डालने के लिए 1000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए गए। और इन कोशिशों का नतीजा वो सच में शानदार रहा। जमीन के पानी का जहर कम हो गया, वहां का पूरा इकोसिस्टम फिर से जिंदा हो गया और सबसे बड़ी बात, लोगों की सेहत में बहुत बड़ा सुधार आया। ये एक जबरदस्त बदलाव था। तो चलिए इसी एक सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन सी मजबूरी है, वो कौन सी उम्मीद है जो किसी इंसान को अपना घर, अपना गांव, सब कुछ छोड़कर एक अनजान शहर की तरफ खींच ले जाती है? अब देखिए, माइग्रेशन जैसे इतने बड़े मुद्दे को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे किसी एक इंसान की नज़रों से देखना। तो चलिए मिलते हैं रमेश से। उनकी कहानी हमें उन ताकतों को समझने में मदद करेगी जो लाखों लोगों को शहरों की ओर धकेलती हैं। तो सवाल ये है कि रमेश ने आखिर अपना घर छोड़ा क्यों? वजह थी कुछ बहुत मजबूत पुश फैक्टर्स, मतलब ऐसी चीजें जो उन्हें गांव से बाहर धकेल रही थीं, जैसे कि बहुत ज्यादा गरीबी, परिवार पर कर्ज का भारी बोझ, और साथ ही उन लोगों की कहानियों से एक उम्मीद भी थी जो गांव से बाहर जाकर कामयाब हुए थे। रमेश का ये सफ़र आप देखिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरुआत हुई लुधियाना की एक फैक्ट्री से जहां तनख्वाह बहुत कम थी। फिर वो सूरत पहुंचे और वहां उन्होंने एक बहुत ज़रूरी हुनर सीखा, वेल्डिंग का। और आखिरकार एक ठेकेदार के साथ वो पूरे देश में काम करने लगे। ये दिखाता है कि एक नई जिंदगी बनाने के लिए कितनी मेहनत और हिम्मत चाहिए। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? देखिए, एक तरफ तो परिवार की पैसों की तंगी दूर हुई, इनकम बढ़ी, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। वो थी परिवार से भावनात्मक दूरी, क्योंकि काम के लिए उन्हें हमेशा घर से दूर रहना पड़ता था। अब रमेश की कहानी तो बस एक उदाहरण है। उनके जैसे लाखों लोग हैं और इन सबके माइग्रेशन के पीछे 2 बड़ी ताकतें काम करती हैं। एक है पुश फैक्टर्स जैसे गरीबी और बेरोजगारी, जो लोगों को गांव से बाहर धकेलती हैं, और दूसरी हैं पुल फैक्टर्स जैसे बेहतर नौकरी की उम्मीद और ज्यादा तनख्वाह, जो उन्हें शहरों की ओर खींचती हैं। तो सोचिए, जब लाखों लोग उम्मीदें लेकर इन बड़े शहरों में पहुंचते हैं तो होता क्या है, खासकर तब जब शहर इतने सारे लोगों के लिए तैयार ही नहीं है। चलिए अब सफर से मंजिल की हकीकत को देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हम जब स्लम या झुग्गी कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ये सिर्फ घरों का झुंड नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां घर ठीक नहीं होते, साफ सफाई और पानी जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं होती, और बहुत छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। इस हकीकत को और करीब से देखना है तो चलिए आपको ले चलते हैं मुंबई की धारावी, जो एशिया के सबसे बड़े स्लम में से एक गिनी जाती है। जरा सोचिए, धारावी का मंजर कैसा होगा। एकदम पतली पतली कच्ची गलियां जिनसे हर रोज हजारों लोग गुजरते हैं, हर तरफ भीड़ और जगह की बहुत कमी। यहाँ के घर भी ज्यादातर अस्थायी हैं, कच्चे पक्के। जगह इतनी कम है कि लोगों ने एक के ऊपर एक 2-3 मंजिला मकान बना दिए हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि लोग कितनी मुश्किल हालात में गुजारा करते हैं।
लेकिन रुकिए, धारावी की कहानी सिर्फ मुश्किलों की नहीं है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये जगह इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हब भी है। यहाँ जरी की खूबसूरत कढ़ाई होती है, लेदर का सामान बनता है, मिट्टी के बर्तन बनते हैं और रिसाइकलिंग का तो बहुत बड़ा काम होता है। और अब जो बात सामने आ रही है वो सच में चौंकाने वाली है। ये पूरी बस्ती जिस जमीन पर बनी है वो पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कारखानों के कचरे से भरी हुई थी। ये बात यहाँ रहने वालों की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो जाहिर है ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में रहने का लोगों की सेहत और जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यहाँ रहने वालों को कुपोषण, बीमारियों और अपराध जैसी चीज़ों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और दुख की बात यह है कि कई बच्चों को स्कूल जाने का मौका तक नहीं मिल पाता। देखिए, कहानी का एक पहलू तो शहर हैं जिन पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन एक और पहलू है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, और वो है हमारी जमीन। वो जमीन जिसे लोग पीछे छोड़कर आते हैं, वो भी बहुत तनाव में है। सवाल ये है कि हमारी अच्छी भली जमीन खराब क्यों हो रही है, बंजर क्यों बन रही है? तो इसके जो टॉप कारण हैं वो साफ हैं। एक तो है खेती वाली जमीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, दूसरा है जंगलों का कटना, और तीसरा है माइनिंग यानी खनन। ये सब मिलकर हमारी जमीन की जान निकाल रहे हैं। तो क्या ये नुकसान परमानेंट है? क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता? क्या उम्मीद की कोई किरण है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब हमें एक कमाल की कहानी में मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे एक पूरा समुदाय मिलकर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है और पर्यावरण को फिर से जिंदा कर सकता है। तो झाबुआ में ऐसा क्या जादू हुआ? उनकी कामयाबी का राज था एक होलिस्टिक अप्रोच। उन्होंने सिर्फ जमीन या सिर्फ पानी या सिर्फ पेड़ों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इन सबको एक सिस्टम की तरह देखा। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने वहां के लोकल लोगों को इस काम में भागीदार बनाया। सोशल फेंसिंग और बारिश का पानी बचाने जैसे कदमों ने कमाल कर दिया। और इसका नतीजा कमाल का था। जैसा कि हम देख सकते हैं, न सिर्फ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वापस लौट आई, बल्कि वहां रहने वाले आदिवासी लोगों की जिंदगी बेहतर हुई और जमीन को लेकर होने वाले झगड़े भी खत्म हो गए। ये हर लिहाज से एक बड़ी जीत थी। तो आज की इस पूरी चर्चा से हम क्या सीखते हैं? झाबुआ की कहानी ये साबित करती है कि अगर एक समुदाय ठान ले तो वो अपनी जमीन को फिर से जिंदा कर सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस कामयाबी को हम और कहां-कहां दोहरा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ई पाठशाला की ये कोशिश, ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाकई में काम का लगा हो तो एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज इसे लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कंटेंट सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि गहराई से समझना चाहते हैं कि कोई चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, उसके सबूत क्या है और उसका असर क्या हुआ। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी और का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। तो पढ़ते रहिए और समझते रहिए।